हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हर ट्रेडर को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है और जिसकी मदद से हम मार्केट में ट्रेंड को पहचान कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुख्य रूप से मार्केट में आने वाली सप्लाई और डिमांड पर आधारित होता है। जब मार्केट में माल की सप्लाई ज़्यादा होती है तब प्राइस कम हो जाती है, तब मंदी का माहौल तैयार होता है। इसके विपरीत जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तब प्राइस बढ़ जाती है, तब तेजी का माहौल तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, आज ज़्यादा समय न लेते हुए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को विस्तार में समझते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दो प्रकार होते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस और दूसरा है ट्रेडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पहले हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हैं। पहले हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को। चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस नीचे जाते हुए किसी एक लेवल पर आकर रुक जाता है और वहां पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने लगता है। इस पहले सपोर्ट को माइनर सपोर्ट कहते हैं। इसके कुछ समय बाद प्राइस वापस से लौट कर आता है और उसी लेवल पर या उसके आसपास फिर से सपोर्ट बनाता है और फिर से घूमकर ऊपर चला जाता है। इस दूसरे सपोर्ट को कहते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके बाद अगर तीसरी बार प्राइस फिर से घूमकर उसी लेवल पर आकर सपोर्ट बनाता है तो इसे हम मेजर सपोर्ट कहते हैं। ये तीसरा सपोर्ट बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ 3 सपोर्ट ही बन सकते हैं, कभी कभी 3 से ज्यादा सपोर्ट भी एक साथ बन सकते हैं। यहाँ पर हमें संकेत मिलता है कि मार्केट में सप्लाई की तुलना में डिमांड अधिक है, इसीलिए प्राइस सपोर्ट के नीचे जाने में लगातार नाकाम हो रहा है, मतलब यह एक तेजी की निशानी है। अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को। चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाते हुए किसी एक लेवल पर जाकर रुक जाता है और वहां पर रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की ओर आने लगता है। इस रेजिस्टेंस को माइनर रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके कुछ समय बाद प्राइस वापस से लौट कर आता है और उसी लेवल पर या उसके आसपास फिर से रेजिस्टेंस बनाता है और फिर से घूमकर नीचे चला जाता है। इस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद अगर तीसरी बार प्राइस फिर से घूमकर उसी लेवल पर आकर रेजिस्टेंस बनाता है तो इसे हम मेजर रेजिस्टेंस कहते हैं। यह तीसरा रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ 3 रेजिस्टेंस ही बने, कभी कभी 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस भी एक साथ बन सकते हैं। यहाँ पर प्राइस हमें यह संकेत दे रहा है कि मार्केट में डिमांड की तुलना में सप्लाई अधिक है, इसलिए प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने में लगातार नाकाम हो रही है और यह मंदी की निशानी है। जब आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट में देखते हैं तब आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि जब चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं तब 2 सपोर्ट के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल्स होने चाहिए। इसी प्रकार 2 रेजिस्टेंस के बीच में भी कम से कम 7 या 8 कैंडल्स होने चाहिए। अगर 2 सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में 7 या 8 कैंडल्स नहीं है तो हम उसे 2 अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं कह सकते। या कुछ कैंडल्स लगातार एक लेवल पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाती है तो भी हम उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं कह सकते। अब हम ट्रेडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं ट्रेडिंग सपोर्ट को। चार्ट में हम देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चलना शुरू हुआ है और अप ट्रेंड में चलते चलते चार्ट में पहला सपोर्ट बनता है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। इसके बाद चार्ट में दूसरा सपोर्ट बनता है, लेकिन यहाँ का सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में ऊपर की ओर होता है। अब जबकि 2 सपोर्ट तैयार हो चुके हैं तो अगर आप पहले और दूसरे सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो जब भी तीसरा सपोर्ट बनेगा तो वह इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, तो इसकी संभावना बहुत ही मजबूत होती है कि यह बुलिश कंटिन्यूएशन का संकेत है। अब हम समझते हैं ट्रेडिंग रेजिस्टेंस को। चार्ट में हम देखते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हुआ है और डाउन ट्रेंड में चलते चलते चार्ट में पहला रेजिस्टेंस बनता है। उसके बाद मार्केट नीचे की ओर चला जाता है। इसके बाद चार्ट में दूसरा रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन यह रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस की तुलना में नीचे की ओर होता है। अब जबकि 2 रेजिस्टेंस बन चुके हैं तो अगर आप पहले और दूसरे रेजिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो जब भी तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा और वह इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो इसकी संभावना बहुत ही मजबूत होती है कि ये एक बेयरिश कंटिन्यूएशन को संकेत देता है। अब हम समझते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को। पहले हम समझते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को। चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस एक सपोर्ट बनाता है
और इसके बाद प्राइस उस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला जाता है। उसके बाद ठीक उसी लेवल पर रेजिस्टेंस बनता है जहां पर सपोर्ट बनाया था, मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। और इस फॉर्मेशन के बनने के बाद हमें मार्केट में सेल का संकेत मिलता है और यह मजबूत संकेत है डाउन ट्रेंड का। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को। चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस एक रेजिस्टेंस बनाता है, इसके बाद प्राइस उस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाता है और उसके बाद उसी लेवल पर सपोर्ट बनता है जहां पर रेजिस्टेंस बनाया था, मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है सपोर्ट। इस फॉर्मेशन के बनने के बाद हमें मार्केट में बाय के संकेत मिलते हैं और यह एक मजबूत संकेत है अप ट्रेंड का। अब हम समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट्स को। पहले हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को समझ लेते हैं। चार्ट में जब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनता है तो चाहे वो एक के साथ एक हो, दो हो या फिर तीन या फिर उससे ज्यादा हो, जब प्राइस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे तो इसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। इसके विपरीत चार्ट में जब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनता है तो चाहे वो एक साथ एक हो, दो हो या फिर तीन हो या फिर उससे ज्यादा हो, जब प्राइस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे तो इसे हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद मार्केट में अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। अब हम ट्रेडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को समझ लेते हैं। चार्ट में जब ट्रेडिंग सपोर्ट बनता है, इसके बाद जब तीसरा ट्रेडिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो इसे हम ट्रेडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। इसके विपरीत जब चार्ट में ट्रेडिंग रेजिस्टेंस बनता है, इसके बाद जब तीसरा ट्रेडिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसे हम ट्रेडिंग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद मार्केट में अप ट्रेंड की शुरुआत होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ टाइम फ्रेम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं और हर टाइम फ्रेम में काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ हम बाय और सेल कैसे करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग सपोर्ट के साथ हम बाय कैसे कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट में ट्रेडिंग सपोर्ट दिखाई दे रहा है और आपको बाय करने के लिए ये देखना है कि जब चार्ट में जिस कैंडल में तीसरा ट्रेडिंग सपोर्ट बने तो उसके बाद वाली कैंडल में आपको बाय करना है और बाय करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा सपोर्ट बन रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रेडिंग रेजिस्टेंस के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट में ट्रेडिंग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो आपको इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि जब चार्ट में जिस कैंडल में तीसरा ट्रेडिंग रेजिस्टेंस बने तो उसके बाद वाली कैंडल में आपको सेल करना है और सेल करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा रेजिस्टेंस बना है उसी कैंडल के हाई के ऊपर को स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट में जब तक कोई निगेटिव सिग्नल ना बन जाए तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई निगेटिव सिग्नल दिख जाए उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। सबसे पहले हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ हम बाय कैसे कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देख रहे हो तो आपको इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बने उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन रहा है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ बाय कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देख रहे हो तो आपको इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल करना है और सेल करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन रहा है उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम समझते हैं कि ट्रेडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग सपोर्ट के ब्रेकआउट के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में ट्रेडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट देख रहे हो तो आपको इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में ट्रेडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल करना है और सेल करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में ट्रेडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस प्रकार से हम ट्रेडिंग सपोर्ट के ब्रेकआउट के साथ सेल कर सकते हैं।
अब हम समझते हैं कि ट्रेडिंग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम बाय कैसे कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में ट्रेडिंग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख रहे हो तो आपको इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में ट्रेडिंग रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है, और बाय करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में ट्रेडिंग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस प्रकार से हम ट्रेडिंग रेजिस्टेंस के साथ बाय कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ब्रेकआउट के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट देख रहे हो तो आपको इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल करना है, और सेल करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ सेल कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम कैसे बाय कर सकते हैं। चार्ट में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख रहे हो तो आपको इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है, और बाय करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट के साथ बाय कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के साथ हम बाय कैसे कर सकते हैं। चार्ट में हम देखते हैं कि हमें रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में सपोर्ट बन रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें ये देखना है कि जिस कैंडल में सपोर्ट बन रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के फॉर्मेशन के साथ बाय कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। चार्ट में हम देखते हैं कि हमें सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में रेजिस्टेंस बन रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल करना है, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें ये देखना है कि जिस कैंडल का रेजिस्टेंस बन रहा है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस प्रकार से हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के फॉर्मेशन के साथ सेल कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अब हम चार्ट में समझ लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं है, यह हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है। हम यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उदाहरण लेते हैं ट्रेडिंग सपोर्ट का। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो मैंने दो सपोर्ट को लेकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और इसी ट्रेंड लाइन पर तीसरा सपोर्ट टच हो रहा है। अब हमें इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जो कैंडल तीसरा सपोर्ट बना रही है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है। मतलब कि यहाँ पर ये वाली कैंडल तीसरा सपोर्ट बना रही है, मतलब कि हमें इस कैंडल में बाय करना है, और बाय करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा सपोर्ट बन रहा है उस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। अब प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको ये देखना है कि जब चार्ट में कोई नेगेटिव सिग्नल बन जाए तो उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है। तो यह हमारे लिए एक नेगेटिव सिग्नल है जो कि हमें कंफर्मेशन भी दे रहा है कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। इस प्रकार से हम ट्रेडिंग सपोर्ट के साथ बाय कर सकते हैं। हम यहाँ पर और एक उदाहरण देखते हैं कि ट्रेडिंग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम बाय कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो रेजिस्टेंस को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया है ये वाला, और दूसरा रेजिस्टेंस हो गया है ये वाला। अब हमें इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जब कोई कैंडल ट्रेडिंग रेजिस्टेंस के कैंडल को ब्रेकआउट कर दे उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, लेकिन इसके बाद वाली कैंडल फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई है। अब आप इसके कुछ समय बाद देखेंगे कि एक और कैंडल ने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी की है। तो हमें इसके बाद वाली कैंडल में बाय करना है,
और बाय करने के तुरंत बाद ही जिस कैंडल ने लाइन को ब्रेकआउट किया है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि इस वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। अब हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये देखना है कि मार्केट में कोई नेगेटिव सिग्नल बन जाए तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रॉफिट इस वाली कैंडल में हो चुका है। तो इस प्रकार से हम ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पूरी जानकारी दी है। उम्मीद है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझ गए होंगे। तो इसे ध्यान से समझे और इस वीडियो को बार बार देखो तो ये आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।